So student, this chapter next topic is disability etiquettes. Next, strategies to make physical activities accessible for children with special needs. स्टूडेंट पहला टॉपिक कौन सा है हमारा? डिसेबिलिटी एटिकेट्स. हम इसे समझेंगे. डिसेबिलिटी एटिकेट्स इज अ सेट गाइडलाइन डीलिंग स्पेसिफिकली विथ हाउ टू अप्रोच पर्सन विथ डिसेबिलिटीज. देखिए स्टूडेंट, पहले ही लाइन में आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जो मीनिंग है बता दिया गया है कि हम उन पर्सन्स के साथ कैसे बिहेव करें, कैसे हम ट्रीट करें खुद को, जो पर्सन डिसेबिलिटीज़ में है, जो पर्सन दिव्यांग है, जो फिजिकली चैलेंज है. तो इसके बारे में हमें मालूमात, हमें नॉलेज होनी ज़रूरी है कि अब मान लीजिए जो पर्सन व्हील चेयर में सफ़र करता है, जिसके लोअर लेग में, पाँव में कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो चल नहीं पाता है, खड़े नहीं हो पाता है, वो व्हील चेयर में सफ़र करता है, तो उसके साथ एक एक्सटर्नल उसका हेल्पर भी होता है जो उसे व्हील चेयर के सहारे से लेके जाता है. तो मान लीजिए कभी ऐसा सामना होता है कि हम उस व्हील चेयर के पर्सन के सामने जाते हैं जिसे फिजिकली जो चैलेंज है, तो हम कैसे उसके साथ रिएक्ट करेंगे. तो अक्सर हम ये कर देते हैं कि व्हील चेयर वाले जो पर्सन है उसको रिजेक्ट करते हुए हम उसके साथ जो आए हुए होता है उसके साथ हम बातें करने लगते हैं, उससे हम इस व्हील चेयर के बारे में पूछने लगते हैं, जानकारी लेने लगते हैं. तो इससे क्या होता है स्टूडेंट, जो पर्सन फिजिकली चैलेंज है, जो पर्सन व्हील चेयर में बैठा हुआ है, उसे बहुत बुरा लगता है, वो अच्छा नहीं फील कर पाता. वो सोचता है कि शायद मैं इस लायक हूँ, जिस वजह से वो मुझसे डायरेक्ट ना पूछकर मेरे साथ जो आया वाला है उससे बातें करता है. तो स्टूडेंट, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. एटिकेट्स हमें क्या बताता है स्टूडेंट, कि जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है, जो दिव्यांग है, हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए. हम उनसे डायरेक्ट मिले, हम उनसे डायरेक्ट बात करें. हाँ, बात करने का तरीका अलग होना चाहिए. ये नहीं कि आप जैसा नॉर्मल पर्सन से बात कर रहे हो, मान लीजिए जो वैसे आप जो टॉकिंग है, जो बात है, वो आप फिजिकली चैलेंज वाले पर्सन से नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो फिजिकली चैलेंज है. इसलिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि उसे किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से कुछ समझाना है, किस तरीके से कुछ उसे बताना है. तो ये भी जानकारी हमें एटिकेट से मिल जाती है. अब जैसा कि हम चलिए जानते हैं, जो डेफ एंड डम है, जो बोल नहीं पाता है, जो सुन नहीं पाता है, तो उसके सामने अगर हम जाते हैं या उसका सामना कभी हमसे होता है वैसे इंडिविजुअल का, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसे इशारों में समझाएंगे. ठीक है. अब जो मान लीजिए जिसे विजुअल प्रॉब्लम है, जो देख नहीं पाता है, उसके सामने हम जब जाते हैं या वो हमारे सामने कभी आता है, तब हम उसे कैसे कम्युनिकेशन रखेंगे. तो हमें क्या करना है, पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना है, हमारे साथ जो लोग आए हुए थे उसे इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद हम किस पर्पस से आए हैं, किस सिलसिले से, किस काम से आए हैं, वो उसे बताना है ओरली, और वो भी बहुत ईजी वे में, कुछ आसान से शब्दों का चुनाव करते हुए. ये नहीं कि कोई ऐसा डिफ़िकल्ट आप लाइन यूज़ कर रहे हो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ कर रहे हो जो उसे समझने में प्रॉब्लम, जो उसे समझ में आ नहीं रही है, जो उसका माइंड प्रोसेस उस टाइम नहीं कर पा रहा है, बिकॉज क्योंकि वो एक तो देख नहीं पा रहा है कोई चीज़ को. तो कॉमन सा बात है, वो उतना उसको समझ में नहीं आएगा जो देखने वाले पर्सन को आता है. किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, तो उसे आप ओरली समझाने का कोशिश करना है आपको. तो ओरली भी इट्स मीन बहुत ईजी वे में, ये नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट या बहुत हार्ड वे में. तो ऐसे ही है स्टूडेंट, कुछ एटिकेट्स जो बुक में आपके मेंशन किए गए हैं, आप रेफ़र करते हो तो आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाता है. ये एटिकेट्स जो फिजिकली चैलेंज, दिव्यांग जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके साथ हमें कैसे ट्रीट करना है. स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एसेसिबल फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स. चलिए अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो है उसकी जानकारी ले लेते हैं. तो सबसे पहले क्या है स्टूडेंट, हमें ये ध्यान देना है कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स और विथ वेरियस टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज सच एज मेंटल डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस, ऑटिज्म और पुअर बॉडी मैकेनिज्म, हेल्थ इम्पेयरमेंट एटसेट्रा. बहुत सारे फिजिकल डिसेबिलिटीज, डिसऑर्डर्स होते हैं इंडिविजुअल्स को. ठीक है. तो क्या the following strategies should be taken into consideration to make physical activities accessible for the children with special needs. वे कौन से स्ट्रेटेजीज हैं जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर आते हैं,
जिसके वजह से हमें ये पता चल जाता है कि उनका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, वो मेडिकल अगर चेकअप होता है तो वो मेडिकल चेकअप में पास है या उनको कोई प्रॉब्लम है या नहीं, उनका डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए, कितना हो रहा है, ये सारे चीज़ की जानकारी हमें मिल जाती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज़ हैं जो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एजुकेशन के अंदर हैं, जो इन लोगों के लिए हैं जो फिजिकली दिव्यांग है, जो फिजिकली चैलेंज डिसेबिलिटीज़ में आते हैं। तो देखते हैं वे कौन से पार्ट हैं। तो सबसे पहला है मेडिकल चेकअप। तो जैसे कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल, एक नॉर्मल चिल्ड्रेन का हम मेडिकल चेकअप लेते हैं, तो वैसे ही इनका भी मेडिकल चेकअप होना रेगुलरली टाइम से ज़रूरी है, बिकॉज इनका भी हमें ये पता रहना चाहिए कि हार्ट रेट कैसा चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, बीपी हाई है या लो है, इन सब की जानकारी भी रहनी चाहिए। मेडिकल चेकअप से इनके ये भी पता चल जाता है, क्योंकि देखिए ये तो डिसऑर्डर्स में रहते हैं, डिसेबिलिटीज़ में रहते हैं, तो इनको कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम भी होता है जो ये खुद से किसी को बोल नहीं पाते या समझा नहीं पाते, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते कि उनको क्या हुआ है ऐसा प्रॉब्लम, जैसे कोई इंजुरी हो गया या कुछ हो गया, इन्फेक्शन। तो इसलिए मेडिकल चेकअप भी इनका टाइमली होना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। देखिए इनका इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही कुछ एक्टिविटी इनको करवाना चाहिए, जिससे इनको बेनिफिट मिल सके, फायदा मिल सके। इनका इंटरेस्ट को ध्यान में ना रखते हुए अगर कुछ एक्टिविटीज हम इनको करवाते हैं तो ये बगैर इंटरेस्ट के साथ उस एक्टिविटी में करेंगे, बट इंटरेस्ट के साथ नहीं करेंगे, जिससे इनको कुछ खास बेनिफिट या बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। इसलिए इनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना जरूरी है। बिकॉज वाई, क्योंकि ये फिजिकली चैलेंज्ड है, डिसेबिलिटीज में है, दिव्यांग में है। स्टूडेंट नेक्स्ट है, इक्विपमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन। जो एक्टिविटी हम करवाएंगे उस इंडिविजुअल को, उस डिसेबिलिटी वाले पर्सन या फिजिकल चैलेंज वाले पर्सन को, तो वो एक्टिविटी में हमें इक्विपमेंट शामिल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ एक्टिविटी ऐसे भी होते हैं जो वो करते तो हैं, बट उनको मज़ा तब, उनको अच्छा और मज़ा तभी आता है जब कुछ इक्विपमेंट उनके साथ रहता है। जैसा कि कुछ प्रैक्टिस करवाना है, मान लीजिए कुछ ऐसा बॉल वाला गेम, मान लीजिए जो दिव्यांग इंडिविजुअल होते हैं उनके लिए एक बास्केटबॉल भी है, तो कुछ स्किल्स कुछ सिखाना है, तो अगर वो ट्रेनर जो उनका होता है वो डायरेक्ट इशारों के जरिए सिखाता है या हैंड को शेक करता है, बताता है, तो उतना इंटरेस्ट के साथ वो उसमें अपने आप को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जब वो ट्रेनर बॉल के साथ बाकायदा बास्केटबॉल के एरिना में उस चीज़ को सिखाता है, तो वो थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि उन्हें वो चीज़ को महसूस कर सकेंगे, उस चीज़ को वो देख सकेंगे, उन्हें वो चीज़ समझ में आएगा कि हाँ बास्केटबॉल फेंका जाता है तो बास्केट में किस तरीके से फेंका जाता है, हम व्हील चेयर में तो हमें बैठे हुए किस तरीके से हमें फेंकना है, कुछ रूल रेगुलेशन, कोर्ट के मेजरमेंट, बहुत कुछ जो छोटी मोटी जो बातें होते हैं वो जान पाते हैं। इक्विपमेंट एक बेनिफिट दे देता है किसी भी चीज़ के एक्टिविटीज़ में इंडिविजुअल्स को, तो कॉमन सा बात है, जो इंडिविजुअल्स दिव्यांग है उन्हें भी बेनिफिट देगा। नेक्स्ट, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, हाँ ये भी ज़रूरी है, वातावरण, वहाँ का इन्वायरमेंट भी स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर वातावरण में किसी भी तरह का फॉल्ट है, किसी भी तरह का कुछ भी गड़बड़ी है, तो इससे बैड इफेक्ट उस इंडिविजुअल को पड़ सकता है जो फिजिकली चैलेंज है, दिव्यांग है। इस चीज़ का भी ध्यान में रखना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे, अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज शुड बी यूज्ड। वैरायटी इट्स मीन अब एक ही वैरायटी की एक्टिविटी, मतलब एक ही टाइप की एक्टिविटी आप उस इंडिविजुअल्स को करा रहे हो, करेगा कुछ टाइम और करेगा, उसके बाद वो बोर हो जाएगा। नहीं एक ही चीज़ बार बार हो रहा है, कुछ अलग बताइए, ट्रेनर को खुद से बोलने लग जाएगा। इसलिए उस ट्रेनर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वैरायटी ऑफ एक्टिविटी, इट्स मीन कुछ अलग अलग वैरायटी के एक्टिविटीज़ भी उनको करवाना चाहिए, ट्रेन देना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है, रूल्स शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू नीड्स। हाँ रूल्स, तो उन लोगों के लिए रूल्स भी कुछ ईजी और सिंपल सा रहना और बनना चाहिए। ऐसे रूल्स नहीं जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, जो नॉर्मल चिल्ड्रेन है उनके लिए जो रूल होता है, जो फिजिकली चैलेंज दिव्यांग के अंदर कैटेगरी में नहीं आते हैं उनके लिए जो रूल होता है, ऐसा रूल नहीं। ऐसा रूल जो इनके लिए बेनिफिशियल हो, इनके लिए ठीक हो, इजी वे में, सिंपल वे में, कुछ साधारण सा, ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन बनना चाहिए। क्योंकि भाई एक्टिविटी है, गेम्स है, तो कुछ नियम कानून रूल रेगुलेशन तो होता ही है। हाँ नॉर्मल के लिए अलग, और जो ये नॉर्मल नहीं है जैसे कि डिसेबिलिटीज़ में है, दिव्यांग में है, तो इनके लिए कुछ अलग, बट रहता है। लास्ट है स्टूडेंट, चिल्ड्रंस प्रीवियस एक्सपीरियंसेस मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो उनका ट्रेनर होता है ना, तो
उनको ये बात का पता होना चाहिए कि अब हम कोई व्हील चेयर वाले इंडिविजुअल को ट्रीट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, तो ये बात का उनको पता होना चाहिए कि इससे पहले अगर उन्होंने किसी व्हील चेयर वाले इंडिविजुअल को, दिव्यांग को ट्रीट किस तरीके से किया है, वो अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए जो प्रेजेंट में वो उस व्हील चेयर वाले इंडिविजुअल या डिसेबिलिटी वाले, दिव्यांग वाले इंडिविजुअल को ट्रेन देते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं किसी गेम को लेकर, वो सही हो सके, क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस में वो नॉलेज मिल जाता है कि हाँ, कि अब जो प्रेजेंट में हमारे साथ हैं, हमारे सामने हैं, उनको किस तरीके से हम ट्रीट करें। तो एक्सपीरियंस भी इसमें ध्यान रखना होता है अपने ट्रेनर को, एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए किसी काम को वो करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा 4th चैप्टर का लास्ट टॉपिक। हमने आज जाना डिसेबिलिटी एटिकेट्स के बारे में, और नेक्स्ट हमने जाना स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।